क्लास शुरू हो गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो खोल दो ना, हमको अनम्यूट कर दो। रिकॉर्डिंग प्लीज जरूर होना। हो रही है बस लेकिन सबको आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तुमने ना बीच में ना और अगर वो आए ना यहाँ पे वांट्स टू कम इन, आप एडमिट करने, ओके? तो मैं तू पे मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वो आवाज देगा आपको, तो जिसकी आवाज आएगी तो आप एडमिट करना है। आ रही है और मुझे नजर भी आ रहा है। बताओ, उनको बच्चों को अनम्यूट कर दो। अनम्यूट, आवाज खराब हो चुकी है। मैंने खुद अपने आप को म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट तो लॉक किया हुआ है मैंने खुद अपना। लेकिन सब मौजूद है ना? जितने मौजूद हैं वो हैं, ये सारे मौजूद हैं। 1 2 3 3 मिनट चाहिए बस। रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है, चौथी भी आ गई है। चलो बस ठीक है। और फिर रिकॉर्डिंग। जी बच्चों, आज का जो टॉपिक इसके अंदर जो है कि क्यों इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं हम, क्यों इतना ज्यादा नेशनल इनकम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहली बात है कि एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर आपने ये मतलब देखना है कि आपका आपका जो कंट्री है उसमें डेवलपमेंट हो भी रही है कि नहीं, आपके कंट्री में कोई आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, कोई आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आपने इसको जज करना है, तमाम आपके पास डेटाज हों, और आपको आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो पिछले साल आपकी नेशनल इनकम कितनी थी और इस साल आपकी नेशनल इनकम कितनी है, और फिर ही आप हर साल के जो आपके पास फिगर्स आएंगे उनको देखते हुए ही आप बता सकते हो कि आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरी चीज जो है कि इकोनॉमिक पोजीशन, जैसे आप देखते हैं कि आप सुनते हैं कि जी अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, चाइना एक डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, इथोपिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ये कैसे ये पता चलता है कि जी ये डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग है या ये अंडर डेवलप्ड है? ठीक है, ये जजमेंट आप कैसे पास करते हैं? ये कुछ फिगर्स की बिना पर करते हैं, और ये फिगर्स जो है ये जीएनपी की फिगर्स होती हैं। जीएनपी को देखा जाता है कि जिस मुल्क की ज्यादा जीएनपी होती है हम कहते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री है, जिसकी कम जीएनपी है, बहुत ही कम है, उसको हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं, और जिसकी दरमियानी सी है उसको हम डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में ले आते हैं। तो अपना इकोनॉमिक स्टेटस बयान करने के लिए या अपना इकोनॉमिक जो है पोजीशन को जीएनपी वैल्यू ये फिगर्स होने जरूरी हैं, ठीक है। आगे क्या है, नंबर थर्ड पॉइंट है जी, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट सेक्टर। आपके मुल्क के अंदर भैया बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, माइनिंग है, सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है, मीडिया है। अब लेकिन आपने ये देखना है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारी सेक्टर की इम्पोर्टेंस का आपको कैसे पता चलता है? आप ये जानते हैं कि वो जीडीपी के अंदर, जीएनपी के अंदर उसकी पार्टिसिपेशन कितनी है, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, वो जीएनपी के अंदर उसका कितना हिस्सा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो ऑलमोस्ट 25% जो जीएनपी का है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो इससे हमें पता चलता है जी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो शोबा है वो एग्रीकल्चर है। तो इसके जो मसाइल हैं वो सबसे ज्यादा हमारी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे करंटली आप देख रहे हैं कि टिड्डी दल का जो मसला है, ठीक है, मीडिया पर देखते हैं इसकी कितनी ज्यादा खबरें आ रही हैं। वो इसलिए कि अगर टिड्डी दल से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है तो इससे सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर मुतासर नहीं होगा, बल्कि पूरी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा इससे मुतासर होगी। क्यों? क्योंकि
इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% है। 1/4 ऑफ द जीएनपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो अगर एग्रीकल्चर सफर करता है तो पूरा मुल्क सफर करेगा। ठीक है। सो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वॉचिंग द जीएनपी फिगर्स कि कितनी जीएनपी किस सेक्टर में से आई है। ठीक है। फिर उसी हिसाब से जिस हिसाब से जीएनपी में हिस्सा होता है किसी भी सेक्टर का, उसको उतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है, उसको बेहतर बनाने के लिए उतनी ही ज्यादा कोशिशें करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जी वो है इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज। ठीक है। आपको ये पता चलता है कि किसी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को वहां पर जॉब मिली हुई हैं। और जैसे अगेन फिर वही बात कि एग्रीकल्चर के अंदर हम देखते हैं कि 30-35% जो लोग हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट फिगर, बट मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट 40% हम कह सकते हैं कि लोग जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। और हो सकता है कि वो मतलब कल्टीवेशन से ना वाबस्ता हो, लेकिन उसकी सेल्स और परचेज वाले सेक्टर में काम कर रहे हो। ठीक है। तो जो जितना कोई भी शोबा, कोई भी सेक्टर जो है, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मुल्क के अंदर प्रोवाइड कर रहा होता है, वो उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर पिछले 20 साल के अंदर देखें तो हमारे जो मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जिस शोबे ने तरक्की की है वो है जी ये जो मोबाइल कंपनीज हैं। ये हमारे मुल्क में एक नई चीज आई थी जिस, और इसी के अंदर जैसे सारे चैनल्स आपने देखा पिछले 20 ईयर्स में बहुत सारे नए चैनल्स आए। ठीक है। बहुत सारी नई मोबाइल कंपनीज आई और ये देखते ही देखते सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा नए लोगों को जॉब दी हैं। जितने भी आपके आईटी इंजीनियर हैं वो सारे के सारे उनको जॉब दे रहा है। जितने भी आपके मैथ कम्युनिकेशन लोग पढ़ते हैं उन सबको मीडिया की जो इंडस्ट्री है वो उनको जॉब दे। पता चलता है कि कौन सा, और ये सारी चीजें आपको पता तभी चलती हैं जब आप जीएनपी के तमाम तर फिगर्स को जमा करते हैं, तो ही आपको पता चलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितने लोगों को जॉब दे रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है जी नॉलेज अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बच्चों ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने घर में आप अगर अपने पेरेंट्स को देखते हो तो वो जब घर का बजट बनाते हैं, ठीक है, तो वो उनको उतनी, अगर उनकी 100 रुपए इनकम है तो वो अगर 70 रुपए जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं तो 30 रुपीज सेव कर रहे हैं। ठीक है। वो एक तरीके से चल रहे होते हैं। ठीक। उन्होंने 70 रुपीज उन्होंने खर्च करने हैं, 30 रुपीज उन्होंने कंज्यूम करने हैं। जब उनको ये मालूम होता है कि उनकी 100 रुपीज इनकम है। ठीक है। तो अगर आप फर्ज करेंगे एक ऐसा शख्स है जिसको ये मालूम ही नहीं है जिसकी इनकम कितनी है, तो वो ये कैसे पहले से फैसले कर सकता है कि उसको कितने पैसे खर्च करने चाहिए, कितने पैसे उसको सेव करने चाहिए। तो हो जो सही जो डिसीजन मेकिंग कंजम्पशन और सेविंग के बारे में की जा सकती है, जो सही फैसला किया जा सकता है कि कितने पैसे खर्च करने हैं और कितने पैसे सेव करने हैं, ये तभी ये डिसीजन हो सकते हैं इनकम कितनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। बच्चों ये अभी आपका एक पूरा मुकम्मल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है किसी भी कंट्री की, उसमें फ्लक्चुएशन आती हैं। वो कभी बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर, और कोई भी बच्चों जो कंट्रीज है उनके मतलब उनके जो टाइम ड्यूरेशन में, उनके टाइम पीरियड के बीच में ये चेंजेस लाजमी आती हैं। ठीक है। मतलब ये फ्लक्चुएशन लाजमी हर मुल्क एक्सपीरियंस करता है। उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि जैसे अमेरिका है उसकी ये फ्लक्चुएशन ये छोटी छोटी हो, और जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी बड़ी बहुत ऊंची और बड़ी नीची मूवमेंट्स हों, लेकिन ये फ्लक्चुएशन होती जरूर है। हर कंट्री के जो नेशनल इनकम है उसके अंदर ये फ्लक्चुएशन हो सकती है, उनकी इंटेंसिटी में फर्क हो सकता है, लेकिन ये होती जरूर है। ठीक है। तो बच्चों ये फिर हो गया कि
कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इनका भी पता तभी चलेगा जब आपको पता हो कि पिछले साल आपकी नेशनल इनकम कितनी थी, इस साल आपकी इनकम कितनी है। जैसे फर्ज किया कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो वैल्यू है ये है आपकी कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे ये जो नेशनल इनकम की वैल्यू है ये है जी 2000 की, ठीक है, और ये वैल्यू कब की है, ये 2010 की है या 2005 की है, फिर ये वैल्यू जो है ये 2010 की है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 2015 की है, और ये जो वैल्यू है ये 2020 की है, ठीक है। और हमारी नेशनल इनकम इस तरह की चेंजेस आई हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये पता हो कि 2000 में हमारी नेशनल इनकम कितनी थी, 2005 में हमारी नेशनल इनकम कितनी थी, 2010 में हमारी नेशनल इनकम कितनी थी, 2015 में हमारी नेशनल इनकम कितनी थी। और ये सारी मतलब ये एक्सप्लेनेशन तभी मुमकिन है जब आपको हर साल की अपनी नेशनल इनकम मालूम हो तो, ठीक है जी। सो इसलिए नेशनल इनकम का एनालिसिस बहुत जरूरी है जी। अब है नेक्स्ट इसका पॉइंट के अगला क्या पॉइंट है कि हेल्प इन मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करता है। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है नेशनल इनकम का डाटा? इसलिए कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के आपने करना क्या है, आपको कितने जो है, अगर इसको मैं आसान बनाने के लिए आपके पर्सनल लेवल पर लेकर आऊं, ठीक है, आप में से दो बच्चियां हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है। जो ए पर्सन है उसकी इनकम पर मंथ इनकम 100 रुपीज है, और बी पर्सन है उसकी पर मंथ इनकम जो है वो फॉर एग्जाम्पल के 500 रुपीज है, ठीक है। 100 रुपीज इनकम वाले की दोनों की सेम नहीं होंगी, 100 रुपीज वाले की कुछ और प्लानिंग होगी, कोई और पॉलिसीज होंगी, ठीक है, और जो 500 इनकम वाला है उसकी कोई और पॉलिसीज होंगी, ठीक है। तो सो आपने अगर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, आपको आइंदा आने वाले सालों में कितने नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत है, क्या आपको सिर्फ जो है कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, या फिर आपको कोई थोड़ा सा इकोनॉमी को एक टाइट करने वाली पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, इकोनॉमी को एक्सपैंड करने की जरूरत है कि इकोनॉमी का साइज रिड्यूस करने की जरूरत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा करने की जरूरत है या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी करने की जरूरत है, ठीक है, आपको टैक्स रेट बढ़ाने की जरूरत है या टैक्स रेट कम करने की जरूरत है। ये सारे डिसीजंस, ये सारी पॉलिसीज हम अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बिना पर ही बनाते हैं, और वो फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो सारे के सारे हमारे नेशनल इनकम ही हमें दे रही होती है। सो इसलिए नेशनल इनकम का एनालिसिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है जी नंबर 8 पॉइंट, वो क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो बहुत है जरूरी। इकोनॉमिक प्लानिंग को किसी भी मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो उसको चीजों को प्लान करके चलना पड़ेगा, उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने कितने नए टैक्स लगाने हैं, कितने जो है वो मतलब उसको नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसको डैम बनाना है या नहीं बनाना, उसको नई फैक्ट्रियां लगानी है कि नहीं लगानी, ठीक है। ये सारे के सारे फैसले इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा हैं, और ये सारे आप अपनी ग्रोथ रेट को, अपनी नेशनल इनकम को देखते हुए और नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट को देखते हुए ही आपने ये सारे फैसले करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी टू गेट फॉरेन एड। अगर आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, नंबर 10 पॉइंट है टू गेट, नंबर 9 पॉइंट है टू गेट फॉरेन एड। अगर आपको मदद चाहिए दूसरी कंट्री से, आपने लोन लेने हैं, कर्जा लेना है, ठीक है, जैसे आप फिर इसको दोबारा वही बात कि इसको थोड़ा सा आसान फहम करने के लिए आप अपने ऊपर इसको लेकर आए कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक शख्स है, एक आम शख्स है, उसे किसी से कर्ज लेना, ठीक है, वो उसको कहते हैं मुझे 1 लाख रुपए कर्ज दे दो, ठीक, तो लेकिन वो ये जरूर देखेगा क्या ये मुझे 1 लाख रुपए वापस भी कर सकेगा कि नहीं, क्या मैं इसको 1 लाख कर्ज दे रहा हूँ या 1 लाख चैरिटी कर रहा हूँ, क्यों, अगर तो उसकी लोन देने वाला उसको कभी भी लोन नहीं देगा, ठीक है। तो जो लोन देने वाला है वो जज करेगा कि आया ये बंदा काबिल है 1 लाख रुपए मुझे वापस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। इसी तरह से इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी जब कोई कंट्री दूसरे मुल्कों से कर्जे लेने के लिए जाता है तो उसको पहले बताना पड़ता है कि जी मेरा ये इकोनॉमिक नेशनल इनकम है, तो फिर ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी दूसरे कंट्रीज जो हैं वो उसको कर्ज देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने
दूसरे मुल्कों से कोई फॉरेन एड लेनी है तो आपके पास, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपकी नेशनल इनकम कितनी है और आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपकी ग्रोथ रेट क्या है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगरचे ये इतनी कोई ट्रू पिक्चर जैसे नहीं पेश कर पाता, जैसे पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $1600 पर ईयर पर कैपिटा, मतलब एक शख्स जो है ऑन द एवरेज $1600 एनुअली कमाता है। लेकिन फैक्ट्स एंड हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इससे बेतहाशा ज्यादा अमीर हैं, और हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिससे बेतहाशा गरीब हैं इसके मुकाबले में। लेकिन फिर भी यही वो फिगर है जिससे ये जज किया जाता है कि अच्छा लोगों का क्या लिविंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, लोगों का लोगों की कितनी पर कैपिटा इनकम है, लोगों का क्या इकोनॉमिक स्टेटस है। उसके बाद इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, देखें इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप जब भी कहीं भी जाएं, चाहे आप यूएनओ में जाएं, चाहे आप किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएं, ठीक है, तो आप देखें आपकी इंपॉर्टेंस इसी से होगी कि आपकी जीएनपी क्या है और आपका ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे कंट्री हैं जिसको ये तक पता ना हो कि उसकी उसकी नेशनल इनकम क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, उसके पिछले साल इनकम कितनी थी, उसकी इस साल इनकम कितनी है, वो पिछले 10 साल पहले उसकी इनकम क्या थी, और 10 साल के बाद उसमें कोई तरक्की हुई है या नहीं हुई। अगर कोई कंट्री जिसको ये सारी चीजें ना पता हो तो उसकी क्या रिस्पेक्ट होगी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। ठीक है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज शो करना और ये बताना कि जी हमें अपने बारे में पता है, अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, तो आपको ये जरूरी है कि आपके पास तमाम वैल्यूज मौजूद हों, फिर ही आप किसी भी फोरम पर अपने आप को पेश कर सकते हैं। आगे है फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। आपने देखा अभी बजट पेश किया गया पिछले वीक के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो -2 है, और जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑलरेडी हम इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, वो सारी इसकी वजूहत है। लेकिन बहरहाल हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो -2 है। अब तो ये चलो कोरोना का हम दे देंगे इसको, जो है हम कहेंगे कि जी ये सब तो कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन वैसे यूजुअली ये तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है ना बच्चों, लेकिन जो यूजुअली क्या होता है कि बजट बनाते वक्त यही देखा जाता है कि आपकी नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है पिछले 5-10 सालों में जो था, हर साल क्या ग्रोथ रेट था, उसी को लेकर जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन शो की जाती हैं कि अच्छा आने वाले दिनों में इतनी हमारी नेशनल इनकम में ग्रोथ होगी, और उसी को लेकर जो अगले साल अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का, टैक्सेस के जो तखमीने लगाए जाते हैं, या जो भी कहा जाता है कि जी इतने टैक्स लगाए जाएंगे, इतने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो सारे के सारे जो हैं, जो फॉर्मुलेशन ऑफ बजट होती है वो पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए, पिछले ग्रोथ ट्रेंड्स को देखते हुए ही वो सारी बातें बताई जाती हैं। फिर क्या है जी, इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, आपका जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर आप कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर 25% वो जीएनपी में कंट्रीब्यूट करता है, कुछ 40% लोग हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जॉब करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट शोबा इतना ज्यादा निग्लेक्ट हुआ कि जी टिड्डी दल एक इंसेक्ट के हमले की वजह से आपकी सारी जो है वो उसकी इस सब जो प्रोडक्शन उसकी गिरेगी, और उसकी प्रोडक्शन गिरेगी, पूरी की पूरी इकोनॉमी सफर करेगी। तो इसमें क्यों नहीं इसको पहले देखा गया, अगर पिछले सालों में क्यों नहीं स्प्रे किए गए, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। रुपए जीएनपी में पार्टिसिपेशन शो की, और इस साल उसमें इतनी कमी है, ये इतना इंपॉर्टेंट शोबा है, इस पर मजीद मेहनत करने की जरूरत है, इसके मसाइल को मजीद ज्यादा देखने की जरूरत है और उनको हल करने की जरूरत है। फिर है जी लास्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एनालिसिस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बच्चों, आपका सारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जो आपके वो सारे के सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में शुमार होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जस्ट लाइक अ पर्स ऑफ फुल ऑफ द डॉलर। ठीक है, एक गवर्नमेंट का पर्स है, एक अकाउंट है जिसके अंदर डॉलर
आ भी रहे होते हैं और डॉलर्स जा भी रहे होते हैं। डॉलर्स आते कैसे हैं कि जब आप कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आ जाते हैं उस अकाउंट के अंदर, और जब आप कोई चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं तो डॉलर फ्लाई कर देते हैं उस अकाउंट के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट का जो होता है अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट होता है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ट्रेड उन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे अभी कोरोना की वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत सारे जो हैं वो फॉरेन एड मिली है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के अंदर जमा हो जाती है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी मुमकिन है जब हमारे पास जीएनपी के फिगर्स मौजूद हों। ठीक है जी बच्चों, ये था आपका मुकम्मल। ठीक है, ये आपका मुकम्मल हो गया है ना, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये वो मुकम्मल हो गया। फिर मैं ये रिपीट कर दूं आपको। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ये एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। कैसे खत्म हो, कैसे, क्या मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, इसके अंदर क्या है, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस economic development, judgment of economic position, relative importance of the different factors, information about employment sources, knowledge about the consumer, knowledge about the consumption, saving and investment, और फिर क्या information about inflation and depression, और next points हैं वो है कि help in making of economic policies, for economic planning, to get foreign aid, analysis of living standard of the country or international importance, फिर है formulation of budget, फिर information about economic problems और analysis of balance of payment। ठीक है जी, ये एक टॉपिक बच्चों आपका खत्म हुआ। एक और टॉपिक है जो मैं आज करवाना चाहती हूँ, वैसे तो 4 मिनट रह। ठीक है बच्चों,